नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में शासन से संबंधित श्रेष्ठ उपायों पर चर्चा की जा रही है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को उत्तराखंड में चारधाम परियोजना के लिए सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने की अनुमति दी। सरकार ने लोकसभा में बताया, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना घरेलू ऑटोमोबाइल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए शुरू की गई। ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में कहा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में देश में 1,25,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, प्रौद्योगिकी आज पहले की तुलना में कहीं अधिक राष्ट्रीय मजबूती के उपाय का पैमाना बन गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 133 करोड़ 90 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन स्पेन में विश्व चैंपियनशिप के अपने दूसरे दौर के सिंगल्स मैच खेलेंगे। दोपहर समाचार में मनोज के साथ मैं निखिल कुमार। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट्स के मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल का प्रश्न था, ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का आह्वान करने के लिए कुंद्रा घोषणा किसने की थी? इसका सही उत्तर है 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में त्रावणकोर के प्रधानमंत्री वेलुथम्पी दालवा। आकाशवाणी को देश विदेश के श्रोताओं से प्रश्न का उत्तर मिला है। भाग्यशाली विजेता हैं एल्डिको उद्यान 2 लखनऊ उत्तर प्रदेश की पवनी सिन्हा। नमस्कार, मेरा नाम पावनी सिन्हा है। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ और विगत वर्ष मैंने इंटरमीडिएट तथा इस वर्ष मेडिकल नीट की परीक्षा क्वालिफाई की है। आकाशवाणी द्वारा प्रसारित आजादी का अमृत महोत्सव एक अत्यंत ज्ञानवर्धक प्रोग्राम है और मैं इसे नियमित रूप से सुनती हूँ। इसके जरिए हमें अपने वीर एवं मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए जान की बाजी लगा देने वाले रणबांकुरे योद्धाओं के विषय में अनछुई जानकारी प्राप्त होती है, जिससे हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। मैं अपने देश के सभी युवा मित्रों से अनुरोध एवं आग्रह करती हूँ कि आप इस कार्यक्रम को अवश्य सुने और आजादी से प्राप्त अमृत मूल्यों को हृदय से अंगीकार करते हुए देश की चतुर्दिक उन्नति में योगदान करें। जय हिंद। और अब अमृत महोत्सव क्विज में आज का प्रश्न, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसे खासी पहाड़ियों के नायक के रूप में जाना जाता है और जिन्होंने अपनी छापा मार रणनीति के तहत एंग्लो खासी युद्ध में ब्रिटिश सेनाओं से लड़ाई लड़ी थी। प्रश्न एक बार फिर सुन ले, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसे खासी पहाड़ियों के नायक के रूप में जाना जाता है और जिन्होंने अपनी छापा मार रणनीति के तहत एंग्लो खासी युद्ध में ब्रिटिश सेनाओं से लड़ाई लड़ी थी। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं, amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। इसे एक बार फिर सुन लें, व्हाट्सएप नंबर 8826546262 और ईमेल है amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी यात्रा के दूसरे दिन आज भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ बिहार और नागालैंड के उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और संगठन के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष भी इस सम्मेलन में मौजूद हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि मुख्यमंत्री संबंधित राज्यों में सुशासन संबंधी श्रेष्ठ उपायों की जानकारी दे रहे हैं। ये सम्मेलन टीम इंडिया की भावना को प्रोत्साहन देने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुसार आयोजित किया गया है। इससे पहले आज ही प्रधानमंत्री ने वाराणसी में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री दोपहर बाद वाराणसी में स्वरवेद महामंदिर में सद्गुरु सदाफल देव विहंगम योग के 98वें वार्षिक समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कल बाबा विश्वनाथ धाम के उद्घाटन के बाद से काफी व्यस्त रहे हैं। शाम को उन्होंने गंगा आरती देखी। देर रात उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री ने बनारस रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर कहा कि पवित्र काशी नगरी के लिए हर संभव श्रेष्ठ बुनियादी ढांचा विकसित करना सरकार का प्रयास है। उन्होंने कहा कि सरकार रेल संपर्क बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। स्वच्छ, आधुनिक और यात्री अनुकूल रेलवे स्टेशन के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री रात को भी काशी विश्वनाथ धाम गए और स्थानीय लोगों के साथ उन्होंने बातचीत की। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। इसका आयोजन गुजरात के आणंद में आज से शुरू हो रहे वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के अंग के रूप में किया जा रहा है। सम्मेलन में 5000 किसान भाग लेंगे। प्राकृतिक खेती के लाभ और प्रक्रिया सिखाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 80 केंद्रीय संस्थान तथा कृषि विज्ञान केंद्र किसानों से जुड़े रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। आज हर क्षेत्र में डिजिटल इंडिया के प्रयास से जिंदगी आसान हो रही है। उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। कल्याणकारी योजनाओं से समाज के हर वर्ग तक लाभ पहुंच रहा है। सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी से पूरा देश जुड़ रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरिक्ष में देश नई ऊंचाइयां छू रहा है। देश तरक्की कर रहा है, जिसमें आपका योगदान है आपका अग्रिम आयकर। अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 75% 15 दिसंबर 2021 तक अवश्य जमा करें। कंपनी, कॉर्पोरेट्स या फिर वो व्यक्ति जिनकी टीडीएस, टीसीएस कटने के बाद भी कर देयता रुपए 10,000 या उससे अधिक है, तो फिर उनको एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। अधिक जानकारी और टैक्स जमा करने के लिए विजिट करें www.incometax.gov.in। समाचार में आपका फिर स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड में चारधाम परियोजना के तहत सड़क की चौड़ाई बढ़ाकर 2 लेन करने की अनुमति दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने 899 किलोमीटर लंबी चारधाम परियोजना के तहत सड़क चौड़ी करने की अनुमति मांगी थी। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत और विक्रम नाथ की पीठ ने ये आदेश दिया। रक्षा मंत्रालय ने 8 सितंबर 2020 के उच्चतम न्यायालय के आदेश को संशोधित करने के लिए आवेदन किया था। उच्चतम न्यायालय ने आज उस आदेश को संशोधित कर दिया और रक्षा मंत्रालय को 10 मीटर चौड़ी सड़क बनाने की अनुमति दे दी। केंद्र ने आज कहा कि उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई योजना घरेलू ऑटोमोबाइल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए शुरू की गई है। लोकसभा में प्रश्न के उत्तर में भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल ने कहा कि ये योजना आत्मनिर्भर भारत के सपने के अनुरूप लाई गई है। इससे देश में नई प्रौद्योगिकी और निवेश आएगा। ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने आज कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में देश में 1,25,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा।
लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि इस योजना का तीसरा चरण 2019 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की बड़ी सड़कों को ग्रामीण कृषि मंडियों, स्कूलों और अस्पतालों से जोड़ना था। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज राज्यसभा में शून्यकाल की कार्यवाही चलाने के सिलसिले में विपक्ष के आरोप को खारिज कर दिया। श्री जोशी ने कहा कि विपक्ष सहित कम से कम 50 सदस्यों ने तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामलों के संबंध में अपना नोटिस दिया था। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के सभापति ने 26 नोटिस स्वीकार कर लिए थे। अधिकतर सदस्य शून्यकाल में कार्यवाही चलाने के पक्ष में थे। उन्होंने विपक्ष द्वारा सभापति की मंशा पर प्रश्न उठाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। श्री जोशी ने यह भी कहा कि निलंबित 12 सांसदों को अमर्यादित व्यवहार के लिए खेद व्यक्त करना चाहिए और सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेना चाहिए। उनका कहना था कि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। राज्यसभा में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा हो रही है। विपक्ष के विरोध के बीच कार्मिक जन शिकायत और पेंशन तथा स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक प्रस्तुत किया। इसमें दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि राष्ट्र भ्रष्टाचार, काले धन और अंतर्राष्ट्रीय अपराध की चुनौती का सामना कर रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि प्रौद्योगिकी हमेशा दुधारी तलवार रही है। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2021 के उद्घाटन भाषण को आज वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी ने प्रगति के लिए नए रास्ते तो खोले ही हैं, लेकिन ज्यादा खतरे और संवेदनशीलताएं भी उत्पन्न की हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रौद्योगिकी आज पहले की तुलना में कहीं अधिक राष्ट्रीय मजबूती के उपाय का पैमाना बन गई है। In a world that is more globalized and technology driven, mastery of key domains has now become an expression of power and influence. Indeed, technology is today a metric to measure a nation's standing like never before. Within societies, its implications are no less significant and indeed no less transformational. It is a key governance tool that can define the quality of delivery. It is equally an extraordinarily effective communication medium that can change the very nature of politics. Our international branding has gone up. We are today seen as a country which has serious events where different set of people come and talk, and I think that's helped us enormously in terms of our international reputation. इस अवसर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि भारत और ब्रिटेन ने स्वतंत्रता, उदारता और शांति के सिद्धांतों पर आधारित नए जमाने की प्रौद्योगिकी को दिशा देने में मदद की है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। बैठक में शासन से संबंधित श्रेष्ठ उपायों पर चर्चा की गई। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को उत्तराखंड में 4 धाम परियोजना के लिए सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने की अनुमति दी। सरकार ने लोकसभा में बताया, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना घरेलू ऑटोमोबाइल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए शुरू की गई। ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में कहा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में देश में 1,25,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, प्रौद्योगिकी आज से पहले की तुलना में कहीं अधिक राष्ट्रीय मजबूती के उपाय का पैमाना बन गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 133 करोड़ 90 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है और बैडमिंटन में पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन आज स्पेन में विश्व चैंपियनशिप के अपने दूसरे दौर के सिंगल्स मैच खेलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल श्रीनगर के पंथा चौक इलाके में जेवान में पुलिस के वाहन पर हुए आतंकी हमले के बारे में जानकारी मांगी है। पुलिस वाहन पर आतंकियों की अंधाधुंध गोलीबारी में 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे और 11 घायल हुए। प्रधानमंत्री ने हमले में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि इस क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी है।
कल शाम को हमारा पुलिस का पार्टी श्रीनगर सिटी में अपना ड्यूटी करने के बाद वापस लौट रहा था अपना कैंपस में। कैंपस में पहुंचने से पहले ही उनके ऊपर घात लगा करके आतंकवादियों ने फायरिंग करी और फायरिंग के दौरान 14 हमारे पुलिस कर्मी जख्मी हुए। सभी पुलिसकर्मियों को एकदम शिफ्ट किया गया पुलिस हॉस्पिटल और आर्मी हॉस्पिटल में। इससे 3 हमारे लोग जो हैं उनकी शहादत हुई और इसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो इस वक्त स्टेबल हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कल भी श्रीनगर शहर में श्रीनगर पुलिस ने ऑपरेशन किया जिसमें 2 आतंकी मारे गए। आज भी कुछ एक जगहों के ऊपर रात भर से ऑपरेशन जारी है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही उसमें भी अच्छी खबर मिलने वाली है। सरकार ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हर स्तर पर सशस्त्र बलों के एकीकरण की प्रक्रिया जारी रहेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा उत्पादन में सुधार के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने साहसिक नीतिगत निर्णय लिए हैं। श्री सिंह ने कहा कि डीआरडीओ ने आरंभ से ही सुरक्षा बलों की क्षमता बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश की 55% से अधिक पात्र आबादी का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। एक ट्वीट में श्री मांडविया ने कहा कि देश ने कोविड से निपटने में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि हर घर दस्तक अभियान ने कोविड के खिलाफ देश की सामूहिक लड़ाई को और मजबूत किया है। देश में अब तक 133 करोड़ 90 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 5,784 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 7,995 मरीज ठीक हुए हैं। इस समय स्वस्थ होने की दर 98.37% है। 88,993 मरीजों का उपचार चल रहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 140 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए गए हैं। राजस्थान में कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट से 4 लोग और संक्रमित पाए गए। इनमें से 3 मामले सीकर से और 1 कोटा से हैं। यहां यूक्रेन से आए एक व्यक्ति में ओमिक्रॉन के लक्षण पाए गए हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य के अपर निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि राज्य में अब तक ओमिक्रॉन के 17 मामले पाए गए हैं। 3 संक्रमित मरीजों को सीकर के अजीतगढ़ में भर्ती कराया गया है। तमिलनाडु सरकार ने मौजूदा कोविड प्रतिबंधों को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों की सलाह पर राज्य सरकार ने सभी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण ही खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाली वीरांगनाओं की गाथाओं को कड़ियों में जोड़कर आकाशवाणी लाया है विशेष प्रस्तुति अपराजिता। ये कार्यक्रम आज शाम 4:45 पर प्रसारित किया जाएगा। आज की कड़ी में बंगाल की क्रांतिकारी महिला बीना दास के इतिहास के बारे में जानकारी दी जाएगी। बीना दास अग्निकन्या के रूप में भी जानी जाती हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है।
आकाशवाणी पर हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। मेरे मन में जैसे आकांक्षाएं होती हैं, बच्चों के मन में होती, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं हवाई जहाज चलाऊं, मैं ये करूं, कोई डाकिया। मेरे मन में था कि मैं टीचर बनूं, मैं मुकर्रर बनूं, भाषण करता है, हजारों आदमी तालियां बजा रहे, एडिटर, एक्टर, फिल्म का हीरो वगैरह वगैरह। मैंने सारे प्रोफेशन करके दे और ये भी मान लो कि असफल होके नहीं लौटा। आज हम स्मरण कर रहे हैं हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार उपेंद्र नाथ अश्क को, जिनका जन्म 14 दिसंबर 1910 को हुआ था। वे हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय साहित्यकारों में से एक हैं। 1930 के दशक के दौरान वे रिपोर्टर के रूप में समाचार पत्र वंदे मातरम के लिए काम किया करते थे। बाद में उन्होंने दैनिक अखबार वीर भारत और साप्ताहिक भूचाल के लिए संपादक के रूप में भी सेवाएं दी। अश्क का जन्म पंजाब के जालंधर में हुआ था। लेखक के रूप में उनका आरंभिक जीवन लाहौर में उर्दू लेखक के रूप में गुजरा, लेकिन बाद में प्रेमचंद जी के प्रोत्साहन पर वे हिंदी में लिखने लगे। अश्क का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है गिरती दीवारें, जिसमें 1930 के दशक में ब्रिटिश भारत में पंजाबी युवक के दुख दर्द और संघर्ष का विस्तृत वर्णन किया गया है। उपन्यास का नायक उस समय के दौरान सामाजिक परिवर्तन का साक्षी और प्रतिभागी है और परंपराओं का बोझ कम होने की सराहना करता है। अश्क ने 1941 से 1945 तक नाटककार और हिंदी सलाहकार के रूप में ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी काम किया। यहाँ उनके सहयोगियों में कृष्णचंदर और सादत हसन मंटो थे। आज प्रस्तुत है श्री उपेंद्र नाथ अश्क का लिखा ये नाटक। 1944 में वे प्रोडक्शन कंपनी फिल्मिस्तान के लिए संवाद और पटकथा लिखने के लिए बंबई चले गए। वहां वे इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन में शामिल हो गए और अपने सबसे चर्चित नाटकों में से एक तूफान से पहले लिखा। उस नाटक का मंचन बलराज साहनी ने किया था। ब्रिटिश सरकार ने उस नाटक पर प्रतिबंध लगा दिया था। स्वतंत्रता के उपरांत अश्क इलाहाबाद चले गए और पब्लिकेशन हाउस की स्थापना की। 1965 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी ने हिंदी के अग्रणी नाटककार के रूप में पुरस्कृत किया। 1996 में अश्क का निधन हो गया। आकाशवाणी समाचार की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। चौदह दिसंबर 1921 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने भारतीय शिक्षा में योगदान के लिए सम्मान के तौर पर एनी बेसेंट को डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि दी थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की सह संस्थापक एनी बेसेंट भारत में अपने आरंभिक दिनों से ही भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार से जुड़ी रहीं। 1898 में उन्होंने वाराणसी में सेंट्रल हिंदू स्कूल और कॉलेज की शुरुआत की और कुछ साल बाद 1904 में उन्होंने बालिकाओं के लिए सेंट्रल हिंदू स्कूल शुरू किया। कॉलेज के कार्य में उनकी सहायता के लिए विदेश से भी विद्वान आए, जिनका उद्देश्य विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में भारत के गौरवशाली अतीत का संचार करना था। बाद में ये संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बन गए। हम आज मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले के शहीद देवी सिंह गुंटिया को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। वे 30 नवंबर 1857 को शाहपुर पुलिस थाने को जलाने और जबलपुर सिवनी तथा नरसिंहपुर जिलों में ब्रिटिश ठिकानों पर हमलों में शामिल थे। देवी सिंह ने 7 दिसंबर 1857 को कैप्टन वोली के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना से युद्ध में 1,500 लोगों की सेना का नेतृत्व किया था। अपनी सेना की पराजय के बाद वे बच निकले, लेकिन शीघ्र ही अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। देवी सिंह को 14 दिसंबर 1857 को फांसी दे दी गई। महान योद्धा को शत शत नमन। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।
अब प्रस्तुत है संस्कृति संदेश। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है प्रख्यात गीतकार शैलेंद्र को। आज गीतकार शैलेंद्र की पुण्यतिथि है। अपने फिल्मी सफर में उन्होंने लगभग 170 फिल्मों में गीत लिखे। इनके गीतों में जिंदगी का फलसफा है तो जीवन के रंग भी। पश्चिमी पंजाब के रावलपिंडी शहर में 30 अगस्त 1923 को जन्मे शंकर दास केसरी लाल उर्फ शैलेंद्र का परिवार बचपन में ही रावलपिंडी छोड़कर मथुरा चला आया। 1947 में अपने करियर की शुरुआत मुंबई में रेलवे की नौकरी से की। गीतकार के रूप में शैलेंद्र ने अपना पहला गीत 1949 में प्रदर्शित राज कपूर की फिल्म बरसात के लिए लिखा। इसके बाद शैलेंद्र राज कपूर के चहेते गीतकार बन गए। शैलेंद्र और राज कपूर की जोड़ी ने कई फिल्में एक साथ की। शैलेंद्र को उनके लिखे यहूदी, अनाड़ी और ब्रह्मचारी फिल्मों के गीतों के लिए 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। शैलेंद्र ने बूट पॉलिश, श्री 420 और तीसरी कसम में अभिनय भी किया था। शैलेंद्र ने 1966 में तीसरी कसम का निर्माण किया। तीसरी कसम फिल्म तो अच्छी थी लेकिन बॉक्स ऑफिस पर सफल न हो सकी। 14 दिसंबर 1966 को शैलेंद्र ने दुनिया को अलविदा कह दिया। आज शैलेंद्र हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके गीत सदा अमर रहेंगे। आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है। आज ही विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस भी है। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और ऊर्जा स्रोतों की बचत करने के प्रयासों के बारे में जागरूक करने तथा प्रोत्साहित करने पर ध्यान देने के लिए हर वर्ष 14 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर लोगों से भारत को ऊर्जा कुशल राष्ट्र बनाने का संकल्प लेने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गीता जयंती पर लोगों को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि गीता की शिक्षाओं को विश्व स्तर पर गूंजते हुए देखकर खुशी होती है। उन्होंने कहा कि भगवद गीता जीवन के कई आयामों के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शक है। स्पेन में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन आज दूसरे दौर के सिंगल्स मैच खेलेंगे। महिला वर्ग में पीवी सिंधु का मुकाबला स्लोवाक की मार्टिना रेपेस्का से होगा। पुरुष वर्ग में किदाम्बी श्रीकांत का सामना चीन के ली शीफेंग से होगा, जबकि लक्ष्य सेन जापान के केंता निशिमोतो से खेलेंगे। HS प्रणॉय कल मलेशिया के डानेल्यू से भिड़ेंगे। अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में हल्का कोहरा छाया रहेगा। मुंबई और चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश होने की संभावना है। कोलकाता में आसमान साफ है। उत्तर क्षेत्र में श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। 1-2 स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, आइजोल, शिलांग, इम्फाल और आगरतला में कोहरा छाया रहा। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। स्वाधीनता सेनानी का नाम बताइए जिसे खासी पहाड़ियों के नायक के रूप में जाना जाता है और जिन्होंने अपनी छापामार रणनीति के साथ एंग्लो खासी युद्ध में ब्रिटिश सेनाओं से लड़ाई लड़ी थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। बैठक में शासन से संबंधित श्रेष्ठ उपायों पर चर्चा की गई। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को उत्तराखंड में 4 धाम परियोजना के लिए सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने की अनुमति दी। सरकार ने लोकसभा में बताया, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना घरेलू ऑटोमोबाइल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए शुरू की गई। ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में कहा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में देश में 1,25,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, प्रौद्योगिकी आज पहले की तुलना में कहीं अधिक राष्ट्रीय मजबूती के उपाय का पैमाना बन गई है।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 133 करोड़ 90 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन आज स्पेन में विश्व चैंपियनशिप के अपने दूसरे दौर के सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।